तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक कुंडली से स्टार्ट करेंगे। एक कुंडली लेंगे और उस कुंडली को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगी, आप पढ़ेंगे कि आपने क्या सीखा और आपकी क्या राय विचार है उस कुंडली के ऊपर। ठीक है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है चार्ट? ठीक है, चलिए। तो अभी बेसिकली मैं जिस जिससे पूछती जाऊंगी वो इंसान सबसे पहले पहले जो जो चीजें मैं पूछती जाऊंगी कि कैसे कुंडली पढ़नी है एंड ऑल, वो सब वो मुझे अपने आप को अनम्यूट करके जवाब देता चला जाएगा। ठीक है, जिससे कि मुझे ये समझ में आ पाए कि एग्जैक्टली आप कौन से लेवल पर है, आप हैं कहाँ पर, बेसिकली, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रही है साईं जी। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए मुझे कि आप अगर एज अ पर्सन वैदिक तरीके से आप इनका चार्ट देखती तो आप एग्जैक्टली इनके बारे में क्या बोलती, क्या बताती। मतलब फर्स्ट हाउस को एनालाइज करते हैं, आप इनके फर्स्ट हाउस को एनालाइज करेंगे और अभी तक हमने जितना सीखा है उसके हिसाब से आप इनके फर्स्ट हाउस को पढ़ेंगे। हम बेसिकली यहाँ पर बेसिक तरीके से कुंडली पढ़ना सीख रहे हैं, तो आप इनके फर्स्ट हाउस को मुझे पढ़कर बताइए। जी मैम। हाँ जी, ये बताइए। जो व्यक्ति है, इनकी लग्न राशि कर्क है। हाँ जी, और वो मून अपने खुद की राशि में है। बिल्कुल। हाँ। और ये व्यक्ति मून की सारी कारक तत्व बिल्कुल, को रिलेट करके उनका व्यक्तित्व होगा। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मून के जो कारक तत्व है वो सारे इनके स्वभाव गुण में होंगे उसी तरह। मतलब मूड स्विंग होना, या फिर खाने का हम्म। ज्यादा शौकीन होना, हाँ, 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 घूमने हाँ। का काम करना, इस तरह का काम उनका। नहीं, काम नहीं, हम अब अस्तित्व अ, की बात कर रहे हैं। हाँ। हाँ। हाँ, मतलब उनको घूमना फिरना अच्छा लगता होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। और खाने के बहुत शौकीन होंगे। हाँ, और कभी कभी मूड अच्छा होगा, कभी ऐसे होगा। फ्लक्चुएट। हाँ, चेंज होगा। गुड, गुड। और इनके अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इनके लिए, इनके ऊपर किस व्यक्ति की चलेगी? मैम, इनके ऊपर इनके ऊपर इनके मम्मी का ज्यादा ये होगा। मम्मी का मतलब इनके साथ इनकी मम्मी का ज्यादा कनेक्शन होगा, उनकी चलेगी इनके सामने। ये इनका फर्स्ट हाउस किसके कंट्रोल में है? इनका फर्स्ट हाउस मून के कंट्रोल में, मून के और मून कंट्रोल। किस घर का मालिक है? मून मैम, एक तो चार और कर्क। हाँ, बस, उनकी खुद की घर का मालिक है। तो हम ये कह सकते हैं, तो जो ये आपने खुद अभी का तक कहा ज्यादा बहुत सुनेंगे। सुंदर कहा, जो अभी तक आपने कहा बहुत अच्छा कहा, बहुत सुंदर कहा, और एक एक बात सच है इस व्यक्ति के बारे में। हाँ एक मैम, एक ये बात खुद सच का है इस ज्यादा व्यक्ति के बारे सुनेंगे। में। ये खुद का लेकिन ज्यादा सुनेंगे। हाँ, खुद की ज्यादा सुनेंगे। ज्यादा सुनेंगे। माँ की भी सुनेंगे, चंद्रमा बैठा है लग्न में तो माँ हाँ, की भी सुनेंगे, लेकिन माँ से किस अटैचमेंट किस ज्यादा होगा। कुंडली में चंद्रमा खुद के घर का मालिक होकर खुद के घर में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी ही ज्यादा सुनेगा, अपनी ही ज्यादा सुनेगा, अपने अलावा और किसी की ज्यादा नहीं किसी की सुनेगा। सुनेंगे। जिद्दी किस्म का होगा, जिद्दी किस्म का होगा, मूडी होगा, खाना पसंद होगा, ट्रैवलिंग पसंद होगी, मून के सारे कारक तो आ जाएंगे। सारे ठीक है, होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत, आई रियली वांट टू क्लैप फॉर यू। ठीक थैंक है, यू मैम। चलिए जी। थैंक यू। हाँ जी, चलो जी। अभी नेक्स्ट किससे पूछूं मैं? एक्चुअली यहाँ पर ना जब मैं खोल लेती हूँ ना तो मुझे दिखाई भी तो कम देता है थोड़ा, मतलब दिखाई इन द सेंस कि कुछ कुछ लोग ही दिखाई देते हैं। हम्म। मनोज बामनिया जी, हाँ जी, मनोज बामनिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। जय श्री राम। हाँ जी। तो मनोज जी, आप बताइए मुझे यहाँ पर जैसे अभी साईं जी ने फर्स्ट हाउस के बारे में बताया, जितना हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग साईं जी ने फर्स्ट हाउस के बारे में बताया, बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा बताया। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर यहाँ पर जस्ट अ मिनट, हाँ, एक सेकेंड। हेलो, हेलो, हेलो। तो यहाँ पर सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस आप मुझे बताएंगे। सेकेंड हाउस आप जो मुझे बताएंगे उसमें मैं ऐड भी करूंगी, ठीक है मनोज जी? ओके। हाँ जी।
सेकंड हाउस में केतु बैठे हैं, हाँ जी, केतु और बैठा है फिफ्थ सेकंड हाउस में। नंबर अच्छी जो लियो है, जिसको सन उसके लॉर्ड है। हाँ जी। और आप क्या पूछ रहे हैं और? आपको, आपने जो अभी तक सीखा, चलिए सेकंड हाउस आपके लिए टफ हो गया, मैं सेकंड हाउस छोड़ देती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए इस व्यक्ति का 10वां घर एनालाइज कीजिए। इस व्यक्ति को क्या कर्म करने से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इसका करियर ग्रोथ होगा, इसको फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, इसका इसका 10वां घर पढ़िए। सेकंड हाउस में मान रही हूँ टफ हो गया मैम यहाँ पर। टेंथ हाउस 10th में हाउस। जुपिटर है। हाँ। 10th हाउस में जुपिटर है। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया, तो जुपिटर विजडम के कारक होते हैं, मतलब इनके बिल्कुल। जो विजडम, ज्ञान से भी थोड़ा सा बढ़ के समझदारी। बिल्कुल और बिल्कुल। तो ये अगर इनके प्रोफेशन, जैसे ये 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, तो ये टीचिंग फील्ड में या फिर गाइडेंस वाली फील्ड में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत और बढ़िया। अ, और दूसरी चीज, जुपिटर बैठा है यहां पर, मैं आपको थोड़ा ऐड ऑन कर देती हूँ इसमें। जुपिटर बैठा है यहां पर, तो अब जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला, बहुत जबरदस्त। एब्सोल्युटली हैप्पी विद यू। बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। लेकिन यहां पर अब और क्या देखेंगे कि जुपिटर कंट्रोल कर रहा है। जुपिटर इस घर में कौन कौन से घरों का मालिक है? एक तो छठे घर का मालिक है, और एक, छठे घर का और नौवे घर का। हाँ, ये सिक्स हाउस है, ये और ये धनुराशि नाइन्थ और हाउस मीन है। राशि। तो इस व्यक्ति को क्या कर्म अपनाना चाहिए? नाइन्थ हाउस किसका है? गाइडेंस का है। और नाइन्थ हाउस का एक ऐसा फादर का। प्लैनेट जो खुद भी गाइडेंस का कारक है, जो खुद भी किसी को विद्या देने का, या विद्या मतलब किसी को हेल्प करने का, कंसल्टेशन देने का, गाइडेंस देने का कारक है, नौवे घर का मालिक होकर 10वें घर में बैठ गया। ऐसा व्यक्ति अगर किसी को गाइडेंस देगा, कंसल्टेशन देगा, उसको मतलब सामने वाले को गाइडेंस या कंसल्टेशन देगा, अगर ये गाइडेंस कंसल्टेशन जॉब में रहकर देगा, तो इसको नेम फेम सब कुछ मिलेगा। इसको सेटिस्फेक्शन है, किसको जो एक होता है ना, इंसान को सेटिस्फेक्शन होती है काम करके, गुडविल बनती है, वो बनेगी कि नहीं बनेगी, इसकी समझ में आ पा रहा है आपको? अ, मैम ये थोड़ा रिलेट करना थोड़ा सा मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई कि बात नहीं, मैं ये आप देख तो पहली बार लेता हूँ पढ़ कि रहे हो, जैसे इसलिए आपको घर एकदम से नहीं समझ में आ पाते, मैं समझ। मतलब जैसे हाउस हाउस राशि और ये जो प्लेनेट बैठे हैं, ये मुझे समझ में आया। जैसे जैसे मैंने आपको फर्स्ट चीज बता दी, जैसे 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, जुपिटर बैठे हैं तो कौन सा प्रोफेशन। और बिल्कुल। इस एक और स्टेप, जैसे कि ये इनकी जो धनु राशि 9th और ये 12th जो मीन है 9th हाउस में, हाँ हाँ हाँ। इतना मैंने देख लिया। लेकिन इसके बाद जो जो आप बताते हैं ना, वो थोड़ा सा मुझे डाउट होता है देखो पता है कि क्या, मैं आपको अब बताती जिस हूँ, इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन आपने जितना बताया ना वो बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आपको भी 5 दिन हुए हैं सीखते हुए, है ना? 5 दिन हुए हैं। और ये जब हम अपनी क्लास में कराते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद हम इस लेवल पर आकर पहुंचते हैं, 1.5 से 2 महीने बाद इस लेवल पर आकर पहुंचते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो 1.5 2 महीने इंसान देखता रहता है, पढ़ता रहता है, 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 देन वो इस लेवल पर आता है। लेकिन आप 5 दिन में इस लेवल पर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये मैं ये चेक कर रही थी कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, या फिर बस ऐसी गाड़ी चल रही है। तो हाँ, समझ में मैंने आ मैम क्या मतलब कहीं रहा है। सीखा नहीं है, लेकिन पहले से थोड़ा बहुत मैं ये न्यूमरोलॉजी हाँ हाँ। और थोड़ा सा देखता था। लेकिन ये जो आपने दृष्टि का और ये जो बताया ना, ये मैंने पहले नहीं देखा था। मतलब जैसे कि स्पेशल दृष्टि होती है 3 प्लेनेट की, और ये बाकी ये थोड़ा बहुत मैं देख लेता था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। बाकी मैंने सीखा नहीं कहीं पे। बहुत, बाकी आपसे नहीं बहुत नहीं कुछ नहीं, सीखने को मिला। आप अच्छा थैंक कर रहे यू। हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबरदस्त। ठीक है। चलिए, उसके बाद थैंक अभी यू। हम, अभी मैं यहां पर बात बताती हूँ। अब यहां पर हमने राहु केतु की बात नहीं की थी। ये जो कुंडली मैंने उठाई, ये जो चार्ट मैंने उठाया है, ये मैंने राहु केतु के बारे में बात करने के लिए उठाया है बेसिकली। तो आज हम लोग राहु केतु के बारे में बात करेंगे। राहु केतु के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि हम बाकी सारे, अब आपको ये याद आ गया कि हमने क्या क्या पढ़ा है, किस किस तरह से पढ़ा है। हम राहु केतु के बारे में बात करेंगे। राहु केतु, मैंने लास्ट क्लास में आपको मतलब कल बताया था आपको कि केतु और राहु जिस घर में होते हैं ना, उस घर के ऊपर कब्जा जमा लेते हैं। कहते हैं इसके जो रिजल्ट्स होंगे ना, वो हम खुद देंगे।
राहु और केतु बुरे प्लैनेट्स नहीं है, राहु और केतु बुरे प्लैनेट्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि ये मेलेफिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर है, जो तरीका है, वो इंसान को पसंद नहीं आता। केतु का क्या तरीका है? केतु का तरीका है कट कर देने का, डिटैच कर देने का, अलग कर देने का। केतु का ये जो तरीका है ना, केतु ये कहता है कि केतु जिस घर में जाकर बैठ जाता है, आप एक चीज हमेशा देखिएगा, केतु जिस घर में जाकर बैठ जाता है, इंसान उस घर के पीछे भागना शुरू कर देता है। दैट इज द हार्ड कोर फैक्ट, हार्ड कोर फैक्ट। केतु जिस घर में बैठ जाता है, इंसान उस भाव के पीछे भागना शुरू कर देता है, और केतु आपको वही भाव देने से मना कर देता है। केतु आपको उसी भाव की चीजें देने से मना कर देता है। केतु का कहना यह होता है कि जब तक तुम इसके पीछे भागोगे ना, जब तक तुम इन भावों की चीजों के ऊपर भागोगे ना, आई विल नॉट गिव यू। आप सब अपनी कुंडली में उठाकर देखना, जो मेन प्रॉब्लम होगी ना लाइफ की, वो उसी भाव को लेकर होगी आपकी लाइफ में, जो जहां पर केतु बैठा होगा। अगर आप उस भाव के पीछे भाग रहे होगे तो इस व्यक्ति को, जो अगर मैं बोलूं, ये व्यक्ति मेरे पास आता है कि मुझे ना पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मुझे ज्यादा हैरानी? क्योंकि केतु बैठा है सेकेंड हाउस में। केतु बैठा है सेकेंड हाउस में। हाँ ठीक है, मैं समझ गई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि केतु बैठा है सेकेंड हाउस में। केतु कह रहा है कि पैसे के पीछे मत भाग, तुझे इतना मिलेगा कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। बट फर्स्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, फर्स्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। एक चार्ट के बारे में बताती हूं। केतु बैठा हुआ था यहां पर पांचवें घर में। पांचवा घर बच्चों का भी होता है। केतु बैठा हुआ था पांचवें घर में। कोइंसिडेंटली हस्बैंड वाइफ दोनों के चार्ट में पांचवें घर में केतु बैठा हुआ था। और मतलब यकीन मानिएगा, शायद ही कोई ऐसी थेरेपी होगी जो उन्होंने नहीं कराई होगी बच्चा होने के लिए। मतलब ये थेरेपी, वो थेरेपी, ये वाली थेरेपी, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फलाना कर लो, ढुमकाना कर लो, आईवीएफ करा लो, आईओई करा लो, और भी पता नहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई नीम हकीम नहीं छोड़ा, कोई मेडिकल चीजें नहीं छोड़ी, सब कुछ कराया। मेरे पास आए थे, काफी समय पहले की बात है, मेरे पास आए थे काफी। उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा मतलब वो भी नहीं करती थी, मतलब इस तरीके से कंसल्टेशन वगैरह नहीं करती थी। तो फिर उस टाइम पर मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक काम करो, आप ना सोचना छोड़ दो इस बारे में। आप जितना ये सब करवा रहे हो ना, भाग रहे हो आप पागलों की तरह, उस चीज के पीछे भाग रहे हो कि बच्चा चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए चाहिए। कभी आईवीएफ, कभी आईओई, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। आप भागना छोड़ दो इसके बारे में। जो इतना ज्यादा भाग रहा है ना, अगर आप उसको ये समझाओगे, और वो आपसे एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं रहा है, वो आपसे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन ले रहा है कि अच्छा ठीक है आपको चार्ट देखना आता है, आप जरा देख कर बताओ, तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं। खैर जो भी, अभी कुछ टाइम पहले आए थे, इसलिए उनका चार्ट वापस याद आ गया। तो देर लाइक वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश थे। उन्होंने कहा मैम हमने सब कुछ कराया, सब कुछ कराया, एंड देन हम थक गए, हम हार गए, हमने कहा नहीं हो रहा, हमने बच्चा अडॉप्ट कर लिया। आप समझोगे इंसान कब हारता है? जब वो अपने दिमाग का फितूर निकाल देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है कि हमने अपने बच्चे का कॉन्सेप्ट ही त्याग दिया था, नहीं होता ना सही, हमने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। और इसके अडॉप्शन के बाद हमने कंसीव कर दिया, हम लोगों ने कंसीव कर लिया इसके अडॉप्शन के बाद। आप समझ रहे हो? द मोमेंट हम लोगों ने सचमुच में अपने माइंड से विचार त्यागा कि हमें अपना बच्चा चाहिए, ईश्वर ने बच्चा दे दिया। आए इसलिए थे कि वो बच्चों का नाम वगैरह सब कैसे रखना है, क्या करना है, ऑल सब, एंड दे आर हैप्पी विद बोथ ऑफ देयर किड्स। हाँ, दोनों बच्चे हैं अभी उनके पास, और वो अभी खुश है। समझ में आ रहा है अभी आपको? केतु बेसिकली, केतु मना नहीं कर रहा आपको। केतु आप, हर ईश्वर ने ना हर ग्रह ना हमारे किसी घर में रखा है,
हर प्लैनेट को किसी घर में रखा है, हर प्लैनेट का अपना एक कारक तत्व है, वो कारक तत्व वो नहीं छोड़ेगा, वो कारक तत्व वो नहीं छोड़ेगा। केतु का कारक तत्व क्या है? केतु का कारक तत्व है लेट गो करना, लेट गो करना। त्याग दो इस बात को, त्याग दो उस इच्छा को, आपको मिल जाएगी, दैट इज फॉर द श्योर। लेकिन जब तक भागोगे तब तक केतु उस चीज से आपको कट करके रखेगा, जब तक भागोगे। लेट गो, केतु इज इक्वल टू लेट गो, जाने भी दो, छोड़ो ना, मत ध्यान दो, ठीक है, मत ध्यान दो। ये चीज है केतु की। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो केतु और राहु, अब राहु क्या है? राहु है आपका, राहु है आपका फोकस। राहु जिस घर में बैठा होता है वो घर आपसे फोकस मांगता है, वो घर आपसे वो घर बेसिकली, राहु जब घर किसी भी घर में बैठता है तो वो आपसे उस पर्टिकुलर घर की चीजों के ऊपर फोकस चाहता है, आप उसके ऊपर ध्यान दो। केतु कहता है मैं जिस घर में बैठा हूं ना, प्लीज उस चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, वो आपको ऐसी मिल जाएंगी अगर आप ध्यान नहीं दोगे। अगर आप ध्यान दोगे तो गड़बड़ होगी। राहु जिस घर में बैठा है, आप उस चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ होगी। इस व्यक्ति को अगर आप जो ये चार्ट आप मेरे आपके सामने है, इस व्यक्ति को आप इस व्यक्ति का चार्ट देखकर अगर सलाह देते तो आप इस व्यक्ति को क्या सलाह देते? इसका चार्ट देखकर आप इस व्यक्ति को ये सलाह देते कि आप पैसे के पीछे मत भागो। आप कहां भागो? आप 8th हाउस की एक्टिविटीज के पीछे ध्यान दो। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें रिसर्च के ऊपर ध्यान दो। आप जो भी काम कर रहे हो उसके डीप में उसके डेप्थ में ध्यान दो। दिस इज योर दिस इज योर लाइफ। समझ में आ रहा है? दूसरा, राहु और केतु, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने इन दोनों, ये दो छाया ग्रह ऐसे थे जिनके बारे में मैंने आपको इनकी कोई राशि नहीं बताई थी कि इनकी कोई राशि नहीं होती है ना, मैंने इनकी कोई राशि नहीं बताई थी कि इनकी कोई राशि होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने बहुत सारे चार्ट्स देखे उसके बाद हमें एक चीज समझ में आई कि भाई केतु की जो राशि होती है वो कौन सी राशि होती है? स्कॉर्पियो। क्योंकि स्कॉर्पियो में जो ट्रेड्स है ना, केतु खुद रिसर्च का कारक है, खुद बेसिकली केतु खुद गहराइयों में जाने का कारक है, केतु खुद एक ऐसा चीज है जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, और स्कॉर्पियो राशि भी एग्जैक्टली वही चीज दिखाती है, ठीक है। और केतु की जो एक तरीके से राशि होगी या कि जहां पर भी आप ये कह सकते हो 8वीं राशि होगी वो केतु की राशि मानी जाएगी, और मंगल की भी होगी साथ साथ। राहु की जो राशि होगी वो 11th राशि होगी। ज्यादा प्रभाव रखते हैं केतु 8वीं राशि का और राहु 11वीं राशि, ठीक है। अब अगर मैं इसी चार्ट में वापस आ जाऊं और हमने जो लास्ट क्लास तक पढ़ा था, लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि जो प्लैनेट जहां बैठा होता है, जो प्लैनेट जहां बैठा होता है वहां के रिजल्ट वो देता है। यहां पर तो आपको समझ में आ ही रहा है कि केतु यहां के रिजल्ट्स देगा, केतु 2nd हाउस के रिजल्ट्स देगा। केतु की राशि कौन सी बताई है मैंने? केतु की राशि मैंने यहां पर बताई है 8वीं राशि। 8वीं राशि है 5वें घर में। अगर मैं यहां पर, ये इंसान मुझसे ये पूछने आया कि पैसा कहां से आएगा, मतलब मुझे पैसे में प्रॉब्लम तो आ रही है लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो पैसा आएगा, तो मैं इसको 2 सलाहें दूंगी। आप 5th हाउस से रिलेटेड काम कर लो, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन पैसे के पीछे भागना मत। मोटिव पैसा कमाना ना रखकर, मोटिव अगर आप अपना 5th हाउस रखोगे, मतलब आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, कोई भी ऐसा काम कर सकते हो, आपको पैसा तो आ जाएगा उससे। लेकिन पैसे के पीछे पागलों की तरह, एक होता है ना दिमाग में 24 घंटे पैसा 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 पैसा, अरे ये काम करूंगा तो कैसे कितना पैसा आएगा, ये काम करूंगा तो कितना पैसा आएगा, ये काम करूंगा तो, वो सब निकाल कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करना, 2nd हाउस की एक्टिविटीज पर फोकस मत करना, गाड़ी स्मूथ चलेगी। समझ में आ रहा है? तो राहु केतु क्लियर हो रहे हैं। राहु केतु की किस तरीके से हम लोग बेसिकली राहु केतु देखेंगे।
हमें चार्ट पढ़ना समझ में आया कि हम चार्ट कैसे पढ़ते हैं। अनडाउटेड सी बात है, एक बेसिक तरीके से, एक बेसिक स्थिति में हम चार्ट कैसे पढ़ते हैं। चार्ट पढ़ने के लिए और भी चीजें लगती हैं आगे कि कितने योग बन रहे हैं, क्या बन रहा है, और सारी चीजें, लेकिन बेसिक तरह ये जो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम बेसिकली अगर किसी चार्ट को उठाएंगे तो अभी हमें ये पता होगा कि भाई राशि क्या होती हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ होगा। अब एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन चैट में कुछ क्वेश्चन है। केतु जहां दृष्टि देता है उसके पीछे भाग सकते हैं, भैरव बजाज जी पूछ रहे हैं। देखिए राहु केतु की कुछ लोग कहते हैं दृष्टि होती है, लेकिन मेरा मानने के अकॉर्डिंग राहु केतु की दृष्टि नहीं होती। राहु केतु अपने आप में छाया है, तो छाया की कोई दृष्टि नहीं होती है, प्लैनेट्स की होती है दृष्टि। पायल जी ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, 5th हाउस में राहु होगा तो एंड ऑल सब वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें अभी वो मत करो। ठीक है, मैम आर्मी कौन से हाउस से देखते हैं? देखिए आर्मी किसी हाउस से नहीं देखी जाती, आर्मी के लिए प्लैनेट होता है, मार्स इज द प्लैनेट फॉर आर्मी। ठीक है, मार्स मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देना, और वो भी एग्रेसिव तरीके से प्रोटेक्शन देना। आर्मी में अब प्यार से बैठ के बिठाकर तो समझाते नहीं ना दुश्मन को, मार के ही समझाते हैं। ठीक है, तो मार्स इज अ प्लैनेट फॉर आर्मी। घर ऑब्वियसली बात है 10th हाउस से कनेक्शन बनाता है मार्स आर्मी वाले लोगों के लिए। ओके, कुमार विभूति जी एक बार फिर से, मैम क्या कुमार विभूति जी क्या एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देती हूँ, आप पूछिए क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन जानना है। एक और चार्ट ले लो मैम, कोई भी एक और चार्ट लेके चलिए, ठीक है, प्लीज। कोई एक और चार्ट लीजिए। थैंक यू थैंक यू हाँ थैंक यू। जी। देखिए क्वेश्चन पता है क्या, क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा कि मैम कोई एक और चार्ट ले लो, एंड आई एम कंप्लीटली रेडी टू टेक अनदर चार्ट। लेकिन ये जो लोग पूछ रहे हैं ना 7th हाउस केतु बताओ, चलो 5th हाउस केतु बताओ, ये एंटरटेनमेंट क्लास नहीं हो रही है, ये हम ये कहते हैं उसे बेसिकली पढ़ रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। मतलब मेरा जो मोटिव है इस क्लास को कराने का वो एक्चुअल में सिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी की कुंडली, आपने देखा होगा मैंने किसी की कुंडली नहीं ली है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कुंडली, किसी की भी कुंडली डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि किसी के 7th हाउस में केतु है, किसी के 5th हाउस में। मैं आपको एक मीनिंग समझाना चाह रही हूँ कि अगर किसी के में है केतु कहां पर है, तो वो उसको कौन से, आपको सबके हाउस के सबके कारक तत्व पता है आपको, है ना, सबके कारक तत्व पता है, 7th हाउस के क्या कारक तत्व है, 5th हाउस के क्या कारक तत्व है। ऑब्वियस ही बात है, आप उन कारक तत्वों के पीछे भागोगे, वहां पर से आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक और चार्ट ले लेते हैं, किसी का भी एक रैंडम चार्ट उठा लेती हूँ। ओपन हॉरोस्कोप, चलिए चलिए देखिए यहां पर, ओके फाइन। देखो अब मैंने यहां पर कहा कि इस व्यक्ति को जहां केतु होगा वहां पर बहुत, ये व्यक्ति क्यों आता है मेरे पास, या ये व्यक्ति क्या प्रॉब्लम लेकर आता है मेरे पास बार बार, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम लेकर आता होगा? केतु कौन से घर में? 10वें घर में। बताओ जरा मुझे चैट में लिखकर कौन सी प्रॉब्लम लेकर आता होगा ये व्यक्ति। करियर, प्रोफेशन, प्रोफेशन, वेरी गुड, करियर, जॉब रिलेटेड, वर्क चाहिए लेकिन मिलता नहीं है, गुड, करियर, करियर, बिल्कुल। ये व्यक्ति बार बार आता है और सिर्फ एक ही चीज पूछता है, दीदी काम सही नहीं चल रहा, काम बढ़िया नहीं चल रहा।
काम में दिक्कतें आ रही हैं, काम में दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? लोगों की जिंदगी में तो और भी प्रॉब्लम होती है ना, लोगों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये काम के रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों लेकर आता है बार 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 हर बार? क्योंकि जहां भाग रहा है, जहां भाग रहा है वहां भागना नहीं है एक्चुअली। केतु, आप ध्यान देना इस बात पर, ऐसा नहीं है कि हर 10वां घर वाला काम की प्रॉब्लम लेकर आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको 80 to 90% लोग मिल जाएंगे, केतु जिस घर में बैठा होगा उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आएंगे आपके पास। वो कौन होंगे, और वो 10% कौन होंगे जो उसकी प्रॉब्लम लेकर ही नहीं आएंगे? जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हैं वो आपसे, वो बेसिकली वो प्रॉब्लम लेकर आएंगे ही नहीं। और जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं भाग रहे हैं, मतलब जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अब ये इंसान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये सोच रहा है अपने 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 रेस्टोरेंट को कैसे बढ़ाया जाए, अपने रेस्टोरेंट को कैसे बढ़ाएं। ये सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही सोचता है, कैसे बढ़ाइए अपने काम को। बताओ, आप बताओ कैसे बढ़ाइए अपने काम को। कुमार विभूति जी, आप बताइए कैसे बढ़ाइए अपने काम को। कैसे बढ़ाइए अपने काम को। काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचना छोड़ के, कैसे काम को बढ़ाना है, क्या काम करना है, मैं क्या काम कर सकता हूँ। रोजाना इसके दिमाग में रोजाना एक नया ख्याल आता है कि आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ, आज ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, आज वैसा कर लेता हूँ, आज एक स्कूल चला लेता हूँ, आज प्ले स्कूल चला लेता हूँ, आज क्या कहते हैं उसे, अभी मैं मतलब क्या करूं, जॉब कर लूं क्या, छोड़ूं मैं ये दुकान वुकान, ये रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट छोड़ूं क्या, ये कर लूं। रोजाना एक नया आइडिया आता है इसके दिमाग में अबाउट हिज करियर। जिस चीज के बारे में नहीं सोचना है उसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चर्निंग चल रही है, बहुत ज्यादा चर्निंग चल रही है। और जब तक ये चर्निंग चलती रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। और एक बार काम जो कर रहा है उसी में अपना मन लगा के, बिना कोई चीज इधर उधर सोचे कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरा कर्म है जाना, काम करना और वापस आ जाना। अच्छा काम चलेगा कि नहीं चलेगा? द मोमेंट इसने ये चिंता छोड़ दी कि यार मुझे ये, मैं ये कर लूं, मैं वो बंदर की तरह वो दिमाग खुद गाना छोड़ दिया। केतु क्या बोलता है, लेट गो करो यार, जाने दो, डोंट थिंक अबाउट इट। द मोमेंट तुमने कह दिया ना कि ठीक है यार जैसा चल रहा है चल रहा है, जो काम कर रहा हूं वो काम करूंगा, जो जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलेगा काम, ठीक है। फोकस किसके ऊपर करना है इसको? फोकस इसको अपने मन की शांति के ऊपर करना है कि मैं शांत रहना चाहिए, मेरा मन शांत रहना चाहिए, ठीक है। फोकस इसको अपनी इंटरनल हीलिंग के ऊपर करना है, जहां केतु बैठा है वहां के ऊपर नहीं करना है। फिर उसके बाद अब आप पूछोगे कि भाई अब इसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए। अगर आपसे अगर ये कोई पूछे कि इसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए तो आप क्या बताओगे? केतु, पहली बात तो केतु से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है वो आप इसको बता सकते हो। दूसरा, मैंने अभी अभी आपको बताया केतु किस राशि का मालिक है। केतु 8वीं राशि का मालिक है। केतु 8वीं राशि का मालिक है। 8वीं राशि कौन से घर में बैठी है? 4th हाउस में बैठी है। 8वीं राशि 4th हाउस में बैठी है। तो आप क्या इसको बोल सकते हो, घर पे बैठ कर अगर तुम कोई काम करोगे तो वो काम बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। वर्क फ्रॉम होम, कोई भी ऐसा काम जो तुम घर से बैठकर कर पाओ, या फिर 4th हाउस से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर पाओ, जैसे कि
मैंने बहुत अच्छा मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सलाह थी कि इनका ना एक स्कूल है छोटे बच्चों को पढ़ाने का। मैंने उनको बोला कि वहां पर ना चैरिटेबल मतलब अपने घर का बेसिकली वहीं पर इनका घर भी है और मतलब आसपास में स्कूल, तो मैंने कहा आप अपना वहीं शिफ्ट हो जाओ और नीचे स्कूल चलता रहेगा आपका और वहीं शिफ्ट हो जाओ। एक तरीके से वो घर भी हो गया, वही स्कूल भी हो गया, और उसको चैरिटेबल टाइप में करो। चैरिटेबल टाइप में मतलब वो जो गरीब लोग हैं या जो थोड़े दबले कुचले लोग हैं उनकी सहायता के लिए करो। केतु है ना, केतु चाहता है कि आप पब्लिक की सर्विस करो, तो केतु चाहता है पब्लिक की सर्विस करो, साथ में आपका घर भी वही हो जाएगा, आपका कार्य क्षेत्र भी वही हो जाएगा। तो फोर्थ हाउस का बेसिकली केतु यहाँ पर फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर से काम करेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा, तो वो आपका घर भी हो जाएगा और केतु से रिलेटेड आप काम भी कर लोगे वहां पर। चैरिटेबल काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी ये। तो आपके लिए आपको आप चाहकर भी ना आप बार बार भटकोगे नहीं, आप संतुष्ट रहोगे और स्टेबल होकर चलेगा। बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं चाहते कि वो अपने स्कूल के ऊपर रहें एंड सो ऑन। बट इनके लिए सबसे अच्छी सलाह थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक चीज बोलती हूँ कि कई बार ना आपको आप लोगों से ऐसे मिलोगे जहां पर अह, जहां पर लोगों के दशाएं नहीं आई होंगी अभी चेंज करने की, वो आपकी सलाह लेकर भी चेंज नहीं कर पाएंगे। दशा बताती है, देखो कुंडली बताती है क्या होगा, कुंडली बताती है क्या होगा। कुमार विभूति जी ने कितना गजब का आंसर दिया है। ऑकल्ट साइंस भी कर सकता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑकल्ट साइंस भी कर सकता है अपने घर पे बैठकर, अपने घर में ऑफिस बनाकर अपना ऑकल्ट साइंस का काम भी कर सकता है। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। गीतिका अरोरा जी ने भी यहाँ पर ऑकल्ट साइंस बोला है, बहुत बहुत। प्रॉपर्टी का काम भी कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के काम में ना कहीं थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। प्रॉपर्टी का काम प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता, हाँ ये ध्यान रखना हमेशा, प्रॉपर्टी के काम में प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता। प्रॉपर्टी का काम का मतलब होता है चौथे घर से जब रिलेट कर रहे हो आप उसको, तो इसका मतलब हो गया बिल्डर, जो जो बना रहा है। अगर यहाँ पर मार्स होता तो हम बोल देते कि आप बिल्डर बन जाओ, लेकिन यहाँ पर केतु है, तो कहीं ना कहीं वो केतु का हिंट तो आपको देना ही देना पड़ेगा, एनी हाउ देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आई बिलीव अब आपको समझ आ रहा है कि भैरव जी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, राहु केतु की दृष्टि नहीं होती है, राहु केतु की दृष्टि नहीं होती है, राहु केतु छाया है। ठीक है, राहु केतु की दृष्टि हम एटलीस्ट हम वैदिक में नहीं मानते हैं, राहु केतु की दृष्टि। ठीक है, कुछ लोग तो केपी में भी नहीं मानते, लेकिन हम राहु केतु की दृष्टि तो कतई नहीं मानते वैदिक में। चलिए, उसके बाद अब बात करते हैं राहु केतु। समझ में आया, अब क्लियर हुआ कि राहु केतु बेसिकली हम कैसे देखेंगे। अब क्या होता है, ये राहु केतु शनि मंगल ये चीजें ना परेशानियां डालती हैं। अब जैसे अब केतु ही है, परेशानी डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। 10th हाउस में केतु परेशानी डाल रहा है ना, तो इसके लिए हम रेमेडी कराते हैं। राहु, जिस घर में राहु होता है उस घर में अप्स एंड डाउन्स बहुत फील होते हैं इंसान को। जैसे कि मैंने आपको पहला चार्ट दिखाया था, उसमें हमने देखा कि राहु 8वें घर में था उस इंसान की, जिस इंसान की मैंने कुंडली खोली थी उस समय पहली बार जब देखा था कि दूसरे घर में उसका केतु बैठा था और 8वें घर में राहु बैठा था। राहु यहां पर उस इंसान को बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऑलरेडी दे चुका है। अप्स एंड डाउन्स एकदम अचानक हो जाने वाली चीजें, मतलब एक छींक मारी उसको, एक छींक आई, राहु 8वें घर में था, एक छींक आई और इतनी तेज आई कि पसली टूट गई अचानक, मतलब बैठे बैठे ऑल ऑफ सडन, नो वेयर, आउट ऑफ नो वेयर। कोई सोच सकता है कि छींक से कि एक, और इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी, इतना स्ट्रांग बंदा कि आप देखोगे मतलब अकॉर्डिंग टू मी ही इज अ बाहुबली काइंड ऑफ अ थिंग, कि वो कुछ भी उठा सकता है, वो कुछ भी उठाकर इधर से उधर वो कर सकता है। मतलब ही इज सो मस्कुलर, सो हेल्दी, सो बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान। मेरी नजरों में जो मैंने देखा है सबसे ताकतवर इंसान देखा है, वो जो मैंने कुंडली जब आपको फर्स्ट कुंडली दिखाई थी, वो मेरी नजरों में बहुत ताकतवर इंसान है। बट राहु 8वें घर में बैठा है। अब राहु 8वें घर में बैठा है
एक ऐसा बंदा जो इतना ताकतवर है, उसकी हड्डियां इतनी मजबूत हैं, सारी चीजें हैं, सारे गेम्स में सब में जबरदस्त करता है, मतलब खिलाड़ी है एक तरीके से, सारी चीजें बहुत अच्छा, मतलब प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है लेकिन अभी भी अब इस उम्र में भी अपना क्रिकेट खेलने जा रहा है, ये कर रहा है क्रिकेट, जो ऐसे लोग नहीं खेल लेते आपस में लड़के लड़के मिलकर, तो वो खेलने जा रहा है। अब अच्छी खासी उम्र हो गई, 35 साल का हो गया है, और छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है इस उम्र में, मतलब ही इज अ वेरी गुड पर्सन एज अ बॉडी, ऐसा कोई वीक पर्सन की बात नहीं बता रही हूं मैं। उस इंसान का इतनी तेज छींक आई, बैठा है घर में, बैठा है आराम से नॉर्मली, इतनी तेज छींक आई कि यहाँ पर रिब्स में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया बैठे बैठे। ये क्या है? ये राहु है, 8वें घर का राहु है ये। ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देगा। 8वें घर का राहु, 8वां घर वैसे ही किस चीज का है? सडननेस का, वहीं आके राहु बैठ गया। 8वां घर सडननेस का है, राहु बैठ गया हर चीज में यहां पर। अब अगर गेन्स होते हैं इसको, तो गेन्स विंडफॉल गेन्स होंगे, और अगर लॉस होंगे तो ऐसे विंडफॉल लॉस होंगे, मतलब गेन हुआ तो एक एक दिन में 50-50 लाख का गेन हो जाएगा, और लॉस हुआ तो करोड़ों के लॉस हो जाएंगे 5-10 मिनट में। इस तरह का सिंपली कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इस इंसान को मैं बचपन से देख रही हूं, जितना मैंने इसकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस देखी है ना, उतना मैंने शायद ही किसी की लाइफ में फ्लक्चुएशंस देखी हो। बैठे बैठाए चीजें ऐसी हो जाएंगी जिसका जिसका कोई रीजन नहीं होता, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। राहु है ये, राहु 8th हाउस का, 8th हाउस का राहु। जो भी राहु, जिन जिन जैसे केतु का काम है ना कटना, काटना, आपको उस घर के भावों से काट देना। राहु का काम क्या है? राहु का काम है उस पर्टिकुलर घर के भावों में फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स देना। अब जो मैंने अभी आपको एक कुंडली दिखाई थी जहां पर आप चौथे घर में राहु देख रहे थे, जहां पर आप चौथे घर में राहु देख रहे थे, वहां पर क्या है? वहां पर हम क्या बोलेंगे इस इंसान को? अगर ये इंसान मुझसे पूछने आता है कि मेरा घर बन जाएगा, मैं बोलूंगी 100% बन जाएगा। राहु है, राहु आपको उस घर की चीजें भर भर के देता भी है, लेकिन अचानक देता है, अचानक, विदाउट एनी नोटिस देगा। जिस दिन होना होगा उस दिन हो जाएगा, और तुमको लगेगा कि यार 4 दिन पहले तो सोचा भी नहीं था, 4 दिन बाद तुमने घर ले लिया, अभी बहुत ढूंढ रहे हो, बहुत ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा, ठीक है, और एकदम से हो जाएगा। अचानक जो चीजें देता है ना वो राहु है। अचानक आपकी, राहु एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर में बैठा बैठा ये सोच रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में मैं कैसे उथल पुथल मचा सकता हूँ। कौन से घर में मचाएगा उथल पुथल? जिस घर में वो बैठा होगा उस घर में वो उथल पुथल मचाता है, उस घर के भावों को लेकर, ठीक है। तो बेसिकली राहु एक ऐसी चीज है जो आपको चीजें अबंडेंस में देता है, अबंडेंस में देता है, और आपको बेसिकली उस घर के भावों को आप उसको अबंडेंस में देगा, लेकिन देगा कैसे? अचानक देगा, ऐसे देगा अचानक, तुरंत, खट 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 करके, ठीक है। तो बेसिकली राहु और केतु, लेकिन राहु और केतु ऑब्वियस सी बात है अफ्लिक्शंस हैं ये अफ्लिक्शंस हैं। ये कोई ऐसे प्लैनेट नहीं है, कोई इंसान नहीं चाहता कि वो उसका कटाव हो जाए, कोई इंसान नहीं चाहता कि ये राहु अप्स एंड डाउन तुरंत तुरंत देता रहे। सैटर्न ग्रीफ देता है, हार्डवर्क देता है, तो सैटर्न अफ्लिक्शन लगाता है। मार्स कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा कर देता है, तो वो अफ्लिक्ट करता है। तो जब हम देखेंगे ना अफ्लिक्शन को, कल हम लोग यही पढ़ेंगे कि अफ्लिक्शंस को कैसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उनकी रेमेडीज क्या होंगी, ठीक है। मीता गुप्ता जी, यहाँ पर कौन कौन क्या क्या कहता है हम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि मीता जी इट्स नॉट अबाउट, अगर आप कहने पर लग जाएं तो मैं भी बहुत कुछ कहती हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक सिस्टमैटिक वे से, एक सिस्टमैटिक तरीके से कुछ समझना चाह रहे हैं। क्योंकि जब मैं ये सब बातें बोलती हूँ और बहुत कुछ कहती हूँ, और राहु हर घर में कैसा होता है ये तक बताती हूँ, केतु हर घर में कैसा होता है ये तक बताती हूँ, लेकिन फिर वही वाली बात है, टाइम कांस्टेंट के हिसाब से हम जितना 7 दिन में कर पाएंगे उतना बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहां पर मैं एक चीज और लिखवाना चाहूंगी, आपको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मांगलिक क्या होता है? मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं ये टॉपिक जरूर लूंगी। मांगलिक क्या होता है? मांगलिक का मतलब है आपके 7वें घर पर, आपके 7वें घर पर
मंगल की दृष्टि या मंगल खुद बैठा हो, आपके 7वें घर पर मंगल की दृष्टि या मंगल खुद बैठा हो। आपके 7वें घर पर मंगल की दृष्टि कैसे हो सकती है? अगर मंगल 12वें घर में होगा किसी का, तो उसकी 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, है ना। तो अगर मंगल 12वें घर में बैठा होगा तो उसकी 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। अगर किसी का मंगल उसके 1st हाउस में बैठा होगा तो उसकी 7th दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, करेक्ट। और अगर किसी का मंगल 4थे घर में बैठा होगा, है ना, तो उसकी 4थी दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ेगी। ठीक है। और अगर मंगल खुद 7th हाउस में बैठा है तो यहां पर क्या होगा? अगर मंगल यहां खुद 7th हाउस में बैठा है तो मंगल खुद 7th हाउस में 7th हाउस में अपने प्रभाव दे रहा है। ये 4 केसेस में इंसान को हम मांगलिक कहते हैं। ठीक है, ये 4 केसेस में हम कहते हैं ये इंसान मांगलिक है। साउथ इंडिया में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स 8th हाउस के मंगल को भी मांगलिक कहते हैं, लेकिन नहीं, 8th हाउस का जो मांगलिक है उसको हम मांगलिक नहीं कहते। बेसिकली 8th हाउस का मंगल आपकी लाइफ में थोड़े एक्सीडेंट्स और थोड़ी सी परेशानियां बढ़ा देता है। इस वजह से कहते हैं कि 8th हाउस का जब मंगल हो तो बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस का मंगल कहीं ना कहीं इंसान को 8th हाउस इन लॉस का होता है। इस वजह से 8th हाउस के मंगल को मना करते हैं शादी करने के लिए। ठीक है, तो अगर मंगल 12वें घर में है, अगर मंगल पहले घर में है, अगर मंगल 4थे घर में है, या मंगल 7वें घर में है, सिर्फ इन 4 घरों में अगर मंगल है तो हम कहेंगे कि ये पर्सन मांगलिक है। ट्रूली ये पर्सन मांगलिक तब है। अब मांगलिक होने का मतलब क्या होता है? मांगलिक होने का मतलब है, ध्यान से सुनना, मांगलिक होने का मतलब है 7th हाउस का कनेक्शन मंगल से हो गया। 7th हाउस का कनेक्शन मंगल से हो जाने का, मंगल थोड़ा अग्रेसिव प्लैनेट है। और जब हम बात करते हैं ना अग्रेशन की, जब हम बात करते हैं ऐसी चीजों की जो मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़े में भी पहुंच सकती हैं, जब आप पति पत्नी के बीच में बात करते हो तो यहां पर एक इंसान, मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है। 7th हाउस को बहुत एनर्जी मिल रही है। एक इंसान के स्पाउस को 7th हाउस पर बहुत एनर्जी मिल रही है। एक मान लीजिए, मैं मांगलिक नहीं हूं लेकिन स्टिल मान लीजिए मेरा 7th हाउस मंगल, मेरे 7th हाउस में मंगल बैठा है, मैं मांगलिक हूं, मान लेते हैं कि मैं मांगलिक हूं, मेरे 7th हाउस में मंगल बैठा है। इसका मतलब क्या है? मेरा जो हस्बैंड है ना, क्योंकि 7th हाउस तो मेरा हस्बैंड है ना, 7th हाउस तो मेरा हस्बैंड है, उसके अंदर भी मंगल की एनर्जी होनी चाहिए, तभी मैच कर पाएगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, बिल्कुल कोई दोष नहीं है। मतलब कई बार लोग इसको बहुत ही गलत नजरिए से देखते हैं, अरे मांगलिक है, अरे तो मांगलिक दोष, मांगलिक को दोष बना दिया गया। ये दोष नहीं है। आप जितने मांगलिक उठाकर देखोगे, आप देखोगे वो ज्यादा इंटेलिजेंट मिलेंगे, ज्यादा आपको एनर्जीफुल मिलेंगे। वो एक, उनके अंदर एक अलग इंटेलेक्ट होता है। क्यों? मंगल कोई दोष नहीं लगा रहा है यहां पर। 7th हाउस पर मंगल की दृष्टि होना या 7th हाउस में खुद मंगल बैठा होना, हम सामने वाले को भी मांगलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर यहां पर मेरा 7th हाउस मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए है तो मेरे पति का चार्ट भी ऐसा होना चाहिए जिसका 7th हाउस मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हो, जिससे कि हम दोनों कंपैटिबल हो पाए। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है कि मांगलिक है तो भैया एक काम करो, मांगलिक दोष है इसका, और ये सारी चीजें, मांगलिक दोष है तो मतलब हस्बैंड मर जाएगा, अगर लड़का होगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। ऐसा नहीं होता। मेरा भाई अपने आप में, मतलब मेरा जो रियल ब्रदर है वो भी मांगलिक है, और मेरी जो भाभी है वो मांगलिक नहीं है,
लेकिन दोनों बहुत सुख से जी रहे हैं, कोई मराया नहीं अभी तक, जिंदा है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मांगलिक नॉन मांगलिक शादी कर लेंगे तो मर जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, ये हो जाता है कि अगर एक मांगलिक इंसान नॉन मांगलिक से शादी करे तो जो मांगलिक होता है ना वो सुपरसीड करता है, वो बहुत ज्यादा सुपरसीड करता है। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरा भाई और मेरी भाभी नॉन मांगलिक है, मेरा भाई मांगलिक है, तो मैं कई बार अपनी भाभी को बोलती हूँ कि क्या मैं साथ में हूँ, लड़ते हैं, चलो आओ कोई बात तो होगी तो चलो लड़ते हैं, बात करते हैं। बट शी ऑलवेज लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं। मतलब कहीं ना कहीं लेकिन डिससैटिस्फेक्शन तो आता होगा ना कभी। वो एक एनर्जी मैच नहीं हो पाती है, एनर्जी आपकी मैच नहीं हो पाती है। एक इंसान बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेता है दूसरे वाले को, तो इसी वजह से बोलता है कि मांगलिक मांगलिक की शादी हो तो ज्यादा कंपैटिबिलिटी मैच करती है। ठीक है, मांगलिक मांगलिक को एक दूसरे के साथ तो कंपैटिबिलिटी ज्यादा मैच करती है। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दिस इज सेड कि मांगलिक है तो मांगलिक से शादी करो। ठीक है, चलिए, तो इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आया, मांगलिक का समझ में आया। हमने राहु केतु को जाना, आज मांगलिक क्या होता है ये जाना। अब हम बात करेंगे रेट्रो प्लैनेट्स की, क्योंकि उस दिन मैंने रेट्रो प्लैनेट्स के बारे में बात की थी और वो अधूरी रह गई थी और वो बीच में ब्रेक हो गया था। रेट्रो क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं रेट्रो क्या होता है और देखा कैसे जाता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, उस चार्ट को देखकर समझेंगे कि रेट्रो होता क्या है। हम्म, चलिए जी, एक एक- सब लोगों को दिखाई दे रहा है चार्ट यहां पर? ग्रेट, चलिए देखें यहां पर देखिए, ये एक जो निशान लगा हुआ है ना यहां पर, आर का निशान, उसको कहते हैं रेट्रो। और आप जो कुंडली देख रहे होंगे उसमें एक निशान लगा होता है, एक सेकंड में वो निशान देख के बता दूं क्योंकि मैं जनरली वो देखती नहीं हूं। आप लोग मोबाइल में देखते होंगे ना इसके, यहां पर। हम्म, देखो, हाँ, यहां पर जो आप एस्ट्रोसेज में देखते हो उसमें ना ऐसे स्टार स्टार मार्क होता है। रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं ना उनपे स्टार मार्क होता है। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है, एक चीज समझ के चलिएगा। जब आप रेट्रोग्रेशन देखते हैं, जब आप क्या देखते हैं, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड को क्या कहा गया, वक्री। ठीक है, वक्री कहा गया। वक्री का मतलब क्या हुआ, वक्री, रेट्रोग्रेड। रियल मीनिंग वक्री का होता है कि जो, जैसे कि मैं आपको देख रही हूं, देख रही हूं, आपके सामने देख रही हूं और मैं चलती जा रही हूं, और आपको सामने 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 देखती जा रही हूं और चलते चलते मैंने ना ऐसे पीछे मुड़ के देख लिया। आप समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, मैंने पीछे मुड़ के देख लिया, मैं क्या हो गई, उल्टी हो गई, वक्री हो गई। प्लैनेट्स कभी वक्री, कभी उल्टे नहीं होते कि उल्टे घूम गए, ऐसे नहीं होता। इट इज जस्ट दैट कि प्लैनेट्स उस टाइम पर स्लो हो जाते हैं, अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये वक्री हो गए। ठीक है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे जो पुराने, जिन्होंने पूरे क्लासिक्स लिख डाले एंड सो ऑन, जिनको हम पढ़ भी रहे हैं आज की डेट में, उन्होंने, उनको भी पता था कि ये सिर्फ धरती के इतने पास आ गए हैं। ये वक्री का मतलब है ये धरती के इतने पास आ गए हैं, इतने नजदीक आ गए हैं धरती के, कि हमको इनकी जो मूवमेंट है वो स्लो लग रही है। हमको लग रहा है कि ये तो आगे चलने के बजाय पीछे चलती है। ये सिर्फ डिफरेंस ओपिनियन, ये पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। लेकिन जब भी कोई ग्रह धरती के बहुत करीब आ जाता है ना, वो वक्री हो जाता है और हम यहां पर ये कहते हैं कि वो ग्रह, उसको तिगुना बल प्राप्त हो जाता है। वो ग्रह ट्रिपल पावर के साथ काम करता है। लेकिन उसके बावजूद भी वक्री क्यों कह दिया गया, सोचा कभी? उसके बावजूद भी वक्री क्यों कह दिया गया? क्योंकि वो ग्रह ऑपोजिट रिजल्ट देता है, जैसे उसको रिजल्ट देने चाहिए वो उससे ऑपोजिट रिजल्ट देता है।
जुपिटर यहां पर अपनी कौन सी राशि में है? केप्रिकॉर्न राशि में है। जुपिटर केप्रिकॉर्न में जाकर नीच का हो जाता है। मैंने आपको एक गाइड शेयर किया आपके साथ, जहां पर मैंने बताया कौन सा प्लैनेट कहां नीच का होगा, कहां उच्च का होगा। तो यहां पर जुपिटर नीच का हो गया। यहां पर जुपिटर को कैसे रिजल्ट्स देने चाहिए थे? इस इंसान की बुद्धि नहीं होनी चाहिए थी, इसको ज्ञान नहीं होना चाहिए था, इसको कोई मतलब जुपिटर जब नीच हो जाए तो इंसान काफी ज्यादा अपने अपने कैरेक्टर से गिर जाता है। ठीक है, जुपिटर जब नीच हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ना कुछ सही गलत में जजमेंट नहीं ले पाता, सही गलत का जज नहीं कर पाता। लेकिन द मोमेंट जुपिटर नीच होकर वक्री हो गया, अभी अपने कैसे रिजल्ट देगा? उल्टे रिजल्ट देगा। इस वजह से वक्री कहा गया। अभी अपने कैसे दे देगा? ये उल्टे रिजल्ट देगा। और ये कैसा, किस तरह के रिजल्ट दे देगा? अब ये एकदम ऑपोजिट रिजल्ट देगा। और कोई भी प्लैनेट, लिख लो यहां पर, कोई भी प्लैनेट, ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके लाइन जो मैं बोल रही हूं ना, इट्स अ लाइक इट इज द आउटकम ऑफ these 15 years of rigorous research कि भैया इतनी कुंडलियां देखने के बाद आई गॉट टू नो दिस थिंग कि भैया कोई भी प्लैनेट अगर नीच का होकर वक्री हो जाए, कोई भी प्लैनेट अगर नीच का होकर वक्री हो जाए, तो वो उच्च से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है। तो वो उच्च से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है। बट रिजल्ट्स देर से देता है, बस इतना होता है। बट रिजल्ट्स देर से देता है। बट रिजल्ट्स देर से देता है, मतलब रिजल्ट देने में देर कर सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट लाइन लिखो, कोई भी प्लैनेट अगर एग्जॉल्टेड मतलब उच्च का होकर, कोई भी प्लैनेट अगर उच्च का होकर मतलब एग्जॉल्टेड फॉर्म में आकर, उच्च का होकर वक्री हो जाए, कोई भी प्लैनेट अगर उच्च का होकर वक्री हो जाए, तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। बट नेगेटिव रिजल्ट्स देने में भी देर लगाता है। जब भी आप किसी के प्लैनेट्स को देखोगे, ये नीच का प्लैनेट है कि ये उच्च का प्लैनेट है, हमेशा 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 ये देख लेना रेट्रोग्रेड तो नहीं है कहीं पर। क्या ये प्लैनेट पूरी जजमेंट बदल जाएगी, पूरी जजमेंट बदल जाएगी द मोमेंट आपने देखा एक प्लैनेट आपका, अरे ये मंगल तो इसका नीच का है, ये तो इंसान तो डरपोक होना चाहिए, ये इंसान तो इसको तो बिल्कुल इसके अंदर करेज जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो इन द सेंस बहुत ज्यादा सॉफ्ट नरम और बहुत ज्यादा बहुत मतलब इट्स लाइक ना जरा सी बात पे एकदम से मतलब डरपोक होना चाहिए, डरता होना चाहिए बंदा। एंड द मोमेंट आपने देखा अरे अरे ये तो रेट्रो होकर बैठा हुआ है, ये वक्री होकर बैठा है, नीच का तो है मंगल लेकिन वक्री होकर बैठा है, उफ, स्टोरी चेंज। अब नहीं डरता ये बंदा, अब तो एग्जॉल्टेड जैसा हो गया। अब तो ये एग्जॉल्ट, इसके अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी होगी कि मतलब
एनर्जी ज्यादा है इस पर्सन के अंदर, अब एनर्जी ज्यादा है। कई बार तो ऐसे इंसान को देखा है मैंने कि ऐसा व्यक्ति बोलेगा मार्स, हमारा मेटाबॉलिज्म भी मार्स है, इसका मेटाबॉलिज्म भी तेज चल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर सब कुछ, इसके अंदर वो अग्नि ज्यादा हो गई। ठीक है, क्योंकि एक मैंने अभी क्या बताया, एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत पावरफुल होता है। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, इस वजह से हम राहु केतु को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग अ प्लैनेट, तभी भी राहु केतु को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि राहु केतु कभी डायरेक्ट हो ही नहीं सकते, राहु केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहेंगे। लेकिन राहु केतु के अलावा अगर कोई भी प्लैनेट आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड है तो गिव दैट प्लैनेट अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम ऑफ योर्स। जो भी आप टाइम लगा रहे हो ना चार्ट को देखने में, आप ये देखो कि क्या इसके चार्ट में, क्या किसी के भी चार्ट में वक्री ग्रह हैं। वक्री ग्रह, जब ग्रह वक्री होते हैं, ये वक्री ग्रह इंसान से मेहनत करवाते हैं। जितने ग्रह वक्री होते हैं वो इंसान को उतनी ही ट्रबल भी देते हैं। वक्री ग्रह प्रॉब्लमैटिक भी होते हैं, उतनी ही मेहनत भी कराते हैं। अगर किसी के चार्ट में आपको 3 वक्री ग्रह दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब राहु केतु तो उसको छोड़ दो, राहु केतु सभी के चार्ट में वक्री हैं। लेकिन अब किसी के चार्ट में आपको राहु केतु के अलावा, जैसे अब एक चार्ट दिखाती हूं आपको जिसमें आपको बहुत सारे ग्रह वक्री मिल जाएंगे। ये देखो, आप एक चार्ट देखो, आपको कितने ग्रह वक्री दिखाई दे रहे हैं इस चार्ट में। मरकरी वक्री है, शुक्र वक्री है, ठीक है, सैटर्न भी वक्री है। राहु केतु तो सभी के चार्ट में वक्री होते हैं, लेकिन यहां पर आपको 3 प्लैनेट्स वक्री दिखाई देंगे। 3 प्लैनेट्स वक्री। ऐसे केस में क्या इंसान की लाइफ, आप क्या बोलोगे, ये तो मतलब इसकी लाइफ में इट्स अ इजी गोइंग लाइफ और अ टफ लाइफ। इंसान से बहुत मेहनत कराते हैं, वक्री ग्रह हमेशा इंसान से बहुत मेहनत कराते हैं। लेकिन जिसके चार्ट में आपको नीच ग्रह दिखाई दें, वक्री ग्रह दिखाई दें, इंसान से बहुत मेहनत कराते हैं, लेकिन ऐसे लोग ही जीवन में जो कुछ डिफरेंट करते हैं, वो वही लोग होते हैं जिनके चार्ट इजी नहीं होते, जिनके चार्ट मुश्किलों से भरे दिखाई देते हैं। वक्री ग्रह, आपकी नीच ग्रह आपकी लाइफ में मुश्किलें दिखा रहे होते हैं कि आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं, लेकिन यही ग्रह होते हैं जो हमसे मेहनत करवा रहे होते हैं। मैं शायद एक पर्सन की कुंडली देख रही थी, अच्छे खासे उच्च ग्रह थे उसके अंदर, नॉर्मल चार्ट था, गुड चार्ट, मैं गुड चार्ट बोलूंगी, एक गुड चार्ट था। बंदा एक उसने मतलब जो 12th पास किया, उसके बाद ग्रेजुएशन करके एक एग्जाम दिया, नौकरी लग गई, और फिर वो 60 साल में रिटायर हो गए उस नौकरी से। अच्छी तरीके से नौकरी करी, सुबह आते थे, मतलब नौकरी करते थे, शाम को जाते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, बीवी बच्चों के साथ नॉर्मल जिंदगी जी ली। ये नॉर्मल जिंदगी है, ठीक है। और जब कोई इंसान कुछ हटके करता है ना, जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि हाँ ही हैज डन समथिंग, इसने कुछ किया है अपनी जिंदगी में, वो लोग होते हैं जिन लोगों के कुंडली में नीच ग्रह होते हैं, जिन लोगों की कुंडली में वक्री ग्रह होते हैं। वक्री ग्रह परेशानी देते हैं। मेहनत करेगा तो इंसान परेशान तो होगा ही ना। आप कैसे कह सकते हो कि अरे इंसान बड़ा मेहनत कर रहा है, बहुत बार बार किसी चीज को। वक्री ग्रह बेसिकली ना, वक्री ग्रह के पास चेष्टा बल होता है। चेष्टा बल का मतलब क्या होता है, इंसान उस चीज के लिए चेष्टा करता है, छोड़ता नहीं है, हारता नहीं है। अगर कोई चीज नहीं हो रही तो बार बार 100 बार उस चीज को किसी इंसान में इतनी हिम्मत होना कि 100 बार गलत हो गया यार, 101 बार फिर दोबारा से करूंगा वही चीज, वो चेष्टा बल वक्री ग्रह देते हैं। इनके बल को, वक्री ग्रहों के बल को चेष्टा बल भी कहा गया है।
कि इंसान के अंदर चेष्टा करने की का बल देते हैं कि जहां मैं अभी हूं उससे ऊपर कहीं जाना है, और उससे ऊपर जाने के लिए जितनी मर्जी हर्डल्स आ रही हैं उन हर्डल्स को पार करके, चाहे 10 बार गिर गया 11वीं बार फिर चढ़ूंगा, वो चेष्टा बल आपको वक्री ग्रह देते हैं। समझ में आ रहा है वक्री ग्रहों का मतलब? कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? ऑल दो वक्री ग्रह बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन स्टिल आपको मैं एक आइडिया देना चाहती थी कि वक्री ग्रह का, कि एग्जैक्टली ये वक्री ग्रह होते क्या है, किस चीज के लिए होते हैं। अभी तक हमने बात की कि वक्री ग्रह अगर उच्च का है तो क्या होगा, अगर नीच का है तो क्या होगा, अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड होकर वक्री हो गया है तो क्या होगा, हमने लिखा भी ये चीज। अगर कोई ग्रह नीच का होकर वक्री हो गया है तो क्या होगा, तो एक्सट्रीम रिजल्ट्स होंगे, एक्सट्रीम रिजल्ट्स, क्योंकि वो पहले अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठे हैं तो एक्सट्रीम रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन इस चार्ट में अगर आप देखें तो शनि नीच के तो नहीं है लेकिन वक्री है, शनि यहां पर उच्च के भी नहीं है, क्योंकि शनि एग्जॉल्ट कहां होते हैं, यहां पर लिख देती हूं क्योंकि मुझे पता है आपको याद नहीं होगा। शनि एग्जॉल्ट होते हैं लिब्रा राशि में, और शनि डेबिलिटेटेड होते हैं, डेबली होते हैं, डेबली मतलब नीच, शनि नीच के होते हैं आपके 1 नंबर राशि में, ठीक है, और शनि उच्च के होते हैं आपके 7 नंबर राशि में। तो आप देखें शनि यहां पर ना तो उच्च के हैं ना तो यहां नीच के हैं शनि, लेकिन रेट्रो है। मुझे आप ये बताइए यहां पर जो ये सैटर्न रेट्रो है, ये रेट्रो सैटर्न क्या इंपैक्ट डालेगा एक व्यक्ति पर? ये रेट्रो सैटर्न बेसिकली, एक सैटर्न, इस कुंडली में 3 ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इस कुंडली में 3 ग्रह बहुत पावरफुल हैं। एक सैटर्न बहुत पावरफुल है क्योंकि वो रेट्रो है, ठीक है, एक मरकरी बहुत पावरफुल है क्योंकि वो रेट्रो है, और एक वीनस बहुत पावरफुल है क्योंकि वो रेट्रो है। सैटर्न यहां पर शनि रेट्रो होकर छठे भाव में बैठ गया, छठा भाव दुश्मनों का भी है, कहीं ना कहीं छठा भाव में जब कोई मेलेफिक आकर बैठ जाए, लिख लो यहां पर, इसको लिख लो, जब छठे भाव में कोई मेलेफिक आकर बैठ जाए, छठे भाव में जब कोई मेलेफिक आकर बैठ जाए, मेलेफिक आपको पता है कौन है, राहु केतु सैटर्न मार्स, ये मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। जब छठे भाव में कोई मेलेफिक आकर बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति हारता नहीं है। हारते तो हम परेशानियों से है ना, प्रॉब्लम से है ना, दुश्मनों से है ना। छठे भाव में मेलेफिक्स का बैठना बहुत अच्छा माना गया, ऐसा व्यक्ति हारता नहीं है। आप यहां पर देखेंगे छठे भाव में कौन बैठा है, छठे भाव में शनि बैठा है जो कि एक मेलेफिक है, और ये शनि कैसा है, शनि ऐसे ही है, नॉर्मल प्लैनेट है या मोस्ट पावरफुल प्लैनेट है? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट है क्योंकि ये रेट्रो है। आप देखो ये व्यक्ति, इसको मैंने हारता हुआ नहीं देखा। कुछ हो जाए, कोई कंपटीशन हो, कहीं जाना हो, कुछ ही करना हो, गेम्स खेलने हैं तो मतलब जीत पक्की है, ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है, हारते नहीं है ये लोग। लेकिन जीवन में सैटर्न यहां पर आ गया, मान लिया हारते नहीं है, बहुत अच्छा प्लैनेट बैठा है यहां पर, लेकिन क्या दुश्मन बहुत होंगे? बिल्कुल भैया, तभी तो पता चलेगा कि हार नहीं रहा हूं, तभी तो पता चलेगा ना कि हार नहीं रहा हूं, क्योंकि दुश्मन है। क्या बहुत सारे कंपटीशन होंगे? हाँ बहुत सारे कंपटीशन है, कुछ नहीं होगा तो बंदा क्रिकेट खेलने चला जाएगा, वहां जीत के दिखाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में बातें चलती रहेंगी, मुकदमे चलते रहेंगे, क्योंकि छठा घर मुकदमों का भी है, तो छठे घर में बैठा हुआ शनि मुकदमे भी देगा, छठे घर में बैठा हुआ शनि रोग भी देगा, लेकिन छठे घर में बैठा हुआ शनि रोग से निकाल भी देगा, छठे घर का शनि शत्रु भी देगा, तो छठे घर का शनि शत्रुओं से जिता भी देगा। आप समझ रहे हो? बट ऑब्वियसली बात है, जीत तो तभी होगी ना जब सामने कोई होगा,
आप ऐसे व्यक्ति को दोनों बातें बोल सकते हो, शत्रु बहुत होंगे, हो सकता है कोर्ट केस भी हो जाए इस आदमी के ऊपर, लेकिन जीत निश्चित है तुम्हारी, जीत निश्चित है, क्योंकि खाली सैटर्न नहीं बैठा, यहां पर रेट्रो सैटर्न बैठा है। तो इस आदमी ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा है मेरी बात सुनकर, लड़ाई चाहे कोई भी हो, जीत मेरी ही होगी, ये मैं नहीं मेरे ग्रह कहते हैं मतलब आई मीन जबरदस्ती में कुछ भी। तो इसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस, मतलब वो जो व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, वो जो कहते हैं ना जो आपके नाम के नीचे आता है कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, वो तो वो लिखा हुआ है इसने। मैंने कहा क्या बात है चलो, तो अभी क्लियर हो रहा है आपको, समझ आ रहा है बेसिकली कि रेट्रो प्लैनेट्स क्या हैं, रेट्रो प्लैनेट्स क्या देते हैं। रेट्रो प्लैनेट्स, रेट्रो प्लैनेट्स ऑल दो बहुत चीजें हैं जो मैं बता सकती हूँ, लेकिन अभी तक जितना समझ में आया वो क्लियर हुआ। रेट्रो प्लैनेट्स ना आपको एक अलग तरह, एक अलग तरीका देते हैं, एक अलग सोच देते हैं। रेट्रो प्लैनेट्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच देते हैं। अब अगर इस व्यक्ति का सैटर्न रेट्रो था, जिसका भी हमने देखा सैटर्न रेट्रो है, तो इसका काम करने का तरीका क्या होगा, नॉर्मल लोगों जैसा नहीं होगा। शनि कर्म का कारक है, ठीक है, इसका काम करने का तरीका और लोगों जैसा नहीं होगा, ये कुछ अलग हटके काम करने का जो इसका स्टाइल होगा ना, इसको इसको चीजों को करने का जो तरीका होगा ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, जो शायद नॉर्मली अगर बोलती तो ये किसी को समझा नहीं पाता, लेकिन क्योंकि 10वें घर में गुरु बैठा है, इस वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता है वो बारीकियां जो ये खुद अपने काम करते वक्त देखता है, आउट ऑफ द बॉक्स वो चीजें देख लेता है जो नॉर्मल इंसान ना देख पाए, एंड देन वो सिखा भी देता है, क्योंकि 10वें घर में जुपिटर है। तो आप समझ पा रहे हैं, अब जुपिटर, किसी का जुपिटर रेट्रो हो गया, अब इसका जो ज्ञान देने का तरीका होगा ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, या ज्ञान रिसीव करने का तरीका आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। ऐसी जगहों से ज्ञान रिसीव करेगा जहां से लोग नहीं सोच सकते कि यार यहां से भी कुछ सीखा जा सकता है। तो जो प्लैनेट जब रेट्रो हो जाता है ना, तो वो प्लैनेट आपको एक अलग तरीका दिखाता है। मान लो 7वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है, व्यक्ति का 7वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है, वो रेट्रो हो गया, वीनस रेट्रो हो गया, ऐसे व्यक्ति की शादी में कुछ अनयूजुअल हो जाएगा। अनयूजुअल मतलब जैसी शादी आपने सोची नहीं होगी, उस व्यक्ति की शादी उस तरीके से हो जाएगी, जैसी उसने भी नहीं कभी सोची होगी वैसे हो जाएगी। तो रेट्रो बहुत चीजें हैं, रेट्रो बहुत पावरफुल प्लैनेट है, रेट्रो तकलीफें भी देता है, रेट्रो तकलीफें बढ़ाता भी है, उनको सॉल्व भी कराता है। रेट्रो अनयूजुअल चीजों का कारक है, मतलब रेट्रो अनयूजुअल चीजें करवाता है। तो अभी आई थिंक रेट्रो के बारे में एक आइडिया लग गया, एक आइडिया समझ में आ गया। हमने अभी तक कुंडली को बेसिकली थोड़ा ऊपर से जाना कि कुंडली को हम कैसे पढ़ते हैं, कुंडली को हम कैसे पढ़ते हैं, हमने ये ऊपर से जाना। लेकिन आपकी कुंडली में प्रॉमिस है, आपने अपनी कुंडली के प्रॉमिस को पढ़ना देखा कि हमारी कुंडली में ये प्रॉमिस है, हमारी कुंडली में ये प्रॉमिस है, लेकिन वो प्रॉमिस पूरा कब होगा, वो प्रॉमिस पूरा कब होगा। किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रॉमिस है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन वो सरकारी नौकरी मिलेगी कब, जब दशा आएगी, वो पर्टिकुलर समय आएगा, वो पर्टिकुलर समय आएगा, तब वो चीज आएगी। अभी तक ना हम लोगों ने नॉर्मल देखा, अब आपको मैं दशा देखना सिखाती हूं कि आप दशा किस तरीके से देखेंगे।
महादशा। अंतरदशा। ठीक है, ये दो दशाओं के बारे में अभी हम मेजरली बात करेंगे। तो महादशा, अंतरदशा। महादशा क्या होता है? महादशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अंतरदशा हमारा बेसिकली चीफ मिनिस्टर होता है। अभी जहां पर मैं रहती हूँ वहां की लिखती हूँ, ठीक है। हाँ, नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है। हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं। तो महादशा, मोदी जी। अगर कोई चीज महादशा ने अलाउ नहीं की है, मान लीजिए कोई चीज ऐसी है, मैं किस तरीके से आपको एक बार थोड़ा दशाओं के बारे में बता समझाती हूँ। कोई चीज ऐसी है जो महादशा अलाउ नहीं कर रही है, महादशा बोल रही है कि ये काम नहीं होगा, अभी इस पर्टिकुलर टाइम में ये काम नहीं होगा, क्या अंतरदशा उसको दे सकती है? अगर मोदी जी ने कोई चीज मना कर दी है, कोई चीज मना कर दी है मोदी जी ने, तो योगी जी क्या उसको अलाउ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। मोदी जी ने कोई चीज अलाउ कर रखी है, योगी जी उसको मना कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉज बना सकते हैं कि हमारी स्टेट में ये चीज नहीं चलेंगी अभी। ठीक है, जैसे कि गुजरात में शराब अलाउड नहीं है, देश में तो अलाउड है, गुजरात में नहीं है, उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है। दोनों ने मना कर दिया तो काम नहीं होगा। इन्होंने हां किया और इन्होंने मना कर दिया तो भी काम नहीं होगा। इन्होंने हां किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी हां कर दिया और चीफ मिनिस्टर ने भी हां कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी इवेंट होना होता है, जब कोई भी इवेंट होना होता है, तो उस केस में हमें किसका सपोर्ट चाहिए? हमें महादशा का भी सपोर्ट चाहिए और हमें हमें अंतरदशा का भी सपोर्ट चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रॉपर्टी लेनी है, अब आपने कहा प्रॉपर्टी तो ले लोगे, लेकिन कौन सी दशा होगी जिसमें आप प्रॉपर्टी ले पाओगे? कौन सी दशा होगी? जो ग्रह, जो प्लैनेट आपका चौथे घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी चौथा घर है, और 11वें घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12वें घर को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि 12वां घर खर्चा है। प्रॉपर्टी लोगे, प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो प्रॉपर्टी आएगी भी, और प्रॉपर्टी के 12वां घर एक्सपेंडिचर भी होगा, आपका पैसा जाएगा भी। ठीक है, तो आपका ये आपकी महादशा और अंतरदशा में, आपकी महादशा और अंतरदशा में वो प्लैनेट्स होने चाहिए जो इन घरों को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूं। हम्म, हम्म, हम्म। यहां पर ये देखिए, यहां पर ना ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इस व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है? वीनस की। मैं बता देती हूं आपको, महादशा किसकी चल रही है? इस व्यक्ति की, वीनस की। अंतरदशा किसकी चल रही है? इस व्यक्ति की, जुपिटर की। ठीक है, महादशा इसकी चल रही है शुक्र की, और अंतरदशा इसकी चल रही है जुपिटर की। अब शुक्र कौन कौन से घरों का प्रतिनिधित्व करता है, कौन कौन से घरों को रिप्रेजेंट करता है? शुक्र अपने आप कौन से घर में बैठा हुआ है? 11वें घर में बैठा हुआ है। तो शुक्र को अगर मैं बोलूं, यहां पर वीनस 11वें घर में को तो खुद ही बैठा हुआ है, तो उसको तो करता ही करता है, उसके तो रिजल्ट इसको शुक्र की महादशा में आएंगे ही आएंगे, 11वें घर के रिजल्ट। और शुक्र कौन कौन से घरों का मालिक है इस कुंडली में? शुक्र कौन कौन से घरों का मालिक है? शुक्र की दो राशियां होती हैं, दूसरी और सातवीं। अपनी अपनी एक राशि में तो बैठा ही है,
और दूसरी राशि इसकी कहां पर है, ये 4th हाउस है हमारा, ये 4th। तो शुक्र हमारे 4 और 11 को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, करता ही करता है। और दूसरी इसकी अंतरदशा कौन सी चल रही है, इसकी, इस व्यक्ति की अंतरदशा किसकी चल रही है, इस व्यक्ति की अंतरदशा चल रही है जुपिटर की। जुपिटर कौन कौन से घरों को रिप्रेजेंट करता है, इस कुंडली में जुपिटर 10वें घर में बैठा है, तो 10वें घर को तो कंट्रोल कर ही रखा है जुपिटर ने, ठीक है। और जुपिटर कौन कौन से घरों को कंट्रोल करता है, जुपिटर की राशि है तीसरी और सॉरी जुपिटर की राशि है 9वीं और 12वीं, जुपिटर की राशि है 9वीं और 12वीं। तो ये 6th हाउस है और ये 9th हाउस है। तो जुपिटर एक तो 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है और एक 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति मेरे पास आता है और पूछता है मुझसे कि क्या मैं इस समय में, जो ये मेरा समय चल रहा है, क्या मैं इस समय में कोई प्रॉपर्टी ले पाऊंगा। माइंड माय वर्ड्स में क्या बोल रही हूं, ये पूछता है क्या मैं कोई प्रॉपर्टी ले पाऊंगा। यहां पर चौथा घर प्रेजेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो महादशा है, चौथा घर दे रही है, 11वां घर भी दे रही है, लेकिन 12वां घर मिसिंग है, 12वां घर मिसिंग है। यहां पर हम क्या जवाब देंगे, आप कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदने का सोच रहे हो तो प्रॉपर्टी आपको, मतलब आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाओगे, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि 12वां घर हमें चाहिए ही चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए खर्चा होगा ना। लेकिन अब इसकी जो महादशा है वो तो 4-11 दे रही है, लेकिन अंतरदशा में कहीं पर भी हमें, कहीं से कहीं तक भी हमें 12वें घर की प्राप्ति नहीं हो रही। तो हम कहेंगे अभी समय नहीं है आपकी प्रॉपर्टी का, हो सकता है आप ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मिले ही ना, क्योंकि जब तक आपका वो 12वां घर एक्टिव नहीं होगा ना, प्रॉपर्टी खरीदने का समय नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में होता है खर्चा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर दशा में आपको प्रॉपर्टी से लाभ बहुत होंगे। अब कौन सी अंतरदशा आए, ऐसी कौन सी अंतरदशा आए जो हम कहें कि हाँ भैया अब तुम प्रॉपर्टी ले लो, देख लो, जो तुम देख रहे हो वो हो भी जाएगी। कौन सी अंतरदशा है, या तो सूर्य की अंतरदशा है, क्योंकि सूर्य कौन कौन से हाउस का मालिक है, सूर्य मालिक छोड़ो, पहले कंट्रोल कहां पर कर रहा है, सूर्य 12वें घर में बैठा है, कंट्रोल कर रहा है, और 5वें घर का मालिक है, मतलब सॉरी 5वीं राशि का मालिक है जो दूसरे घर में बैठी है। तो यहां पर 2 और 12, तो यहां पर हमें जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जिन हाउसेस का सपोर्ट चाहिए वो सूर्य की अंतरदशा में मिल जाएगा। हम कह देंगे कि भैया तुम प्रॉपर्टी ले लो, जब सूर्य की दशा आएगी तो तुम प्रॉपर्टी ले लेना, ठीक है। या फिर अगर सूर्य की अंतरदशा निकल चुकी है, अब लेनी है, अब क्या करना है, तो हम क्या बोलेंगे, अभी सूर्य की अंतरदशा निकल गई है, कोई बात नहीं, बुध की अंतरदशा आएगी तब ले लेना, क्योंकि मरकरी कहां पर बैठा है, मरकरी बैठा 11वें घर में, और किन किन घरों का मालिक है, एक तो 12वें घर का मालिक है और एक तीसरे घर का मालिक है। तो यहां पर हमें 12th हाउस फिर मिल गया हमको, तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल आप शुक्र की महादशा और मरकरी की अंतरदशा में आप प्रॉपर्टी खरीद पाओगे, प्रॉपर्टी ले पाओगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और देती हूं इसी का ही, एक एग्जाम्पल और देती हूं। ये व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या मैं बाहर जा पाऊंगा, विदेश यात्रा हो पाएगी, क्या विदेश यात्रा हो पाएगी। अब विदेश यात्रा करनी है, विदेश कौन सा घर चाहिए आपको, किन किन घरों का सपोर्ट चाहिए, किन घरों का सपोर्ट चाहिए विदेश यात्रा करने के लिए, ये इच्छा है इसकी। सबसे पहले तो 12th हाउस चाहिए आपको विदेश यात्रा करने के लिए, 12वां घर चाहिए विदेश यात्रा करने के लिए, लंबी यात्रा है 9th हाउस चाहिए भाई, लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो 9th हाउस है, और आपकी इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए कौन सा घर चाहिए,
11th हाउस। तो आपको 9, 11, 12 ये तीनों हाउसेस चाहिए। इसकी इच्छा है बाहर जाना है, बाहर वो करना है, तो ये तीनों घर चाहिए आपको। सेटल नहीं होना इसको, हाँ सेटल नहीं होना इसको, सिर्फ जाना है, इसको घूमना है, फिरना एंड ऑल। तो क्या ये विदेश जाने का प्रोग्राम बनाए तो बन जाएगा इसका प्रोग्राम? बताओ मुझे। अभी वीनस की महादशा चल रही है और जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, क्या इसका प्रोग्राम बन जाएगा? अगर ये बाहर जाने का प्रोग्राम ये चाह रहा है बाहर जाने का, तो ये क्या जा पाएगा इस समय में? हाँ कि ना? वीनस कौन से घर में बैठा है? 11वें घर में बैठा है। वीनस 11वें घर में बैठा है। और कौन कौन से घरों का मालिक है? 11वें घर का और चौथे घर का। तो 11 और 4 हो दे रहे। जुपिटर, जुपिटर जिसकी अंतर्दशा अभी चल रही है, जुपिटर कौन से घर में बैठा है? जुपिटर कौन से घर में बैठा है? 10वें घर में बैठा है। कौन कौन से घरों का मालिक है? छठे और 9वें घर का। अब हमने यहां पर बोला कि देखो 11th हाउस भी आ रहा है, 9th हाउस भी आ रहा है। इसको ना ऐसे नहीं चाहिए कि इसको परमानेंटली जाकर बसना है वहां पर। इसको क्या चाहिए? इसको बस घूम के आना है, प्रोग्राम बनाना है, घूम के आना है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? देखो तुम्हारी महादशा, अंतरदशा तुमको 12वां हाउस नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये हमने देखा ये बड़ा शॉर्ट टाइम की बात कर रहा है, ये बहुत छोटे टाइम की बात कर रहा है, तो हम किस पे चले जाएंगे? इसकी प्रत्यंतर दशा पर। तीसरे लेवल ऑफ दशा क्या होती है? प्रत्यंतर दशा। अब यहां पर आप देखो इसकी प्रत्यंतर दशा, जब प्रत्यंतर दशा चलेगी, 12वां घर कौन सा प्लैनेट दे सकता है इसको? या तो मरकरी दे सकता है इसको 12वां घर, या फिर इसको सन दे सकता है 12वां घर। तो हम क्या बोलेंगे? प्रत्यंतर दशा जब सूर्य या मरकरी की हो, वो टाइम देखेंगे और वो टाइम देखकर इसको बता देंगे कि तुम यहां पर इस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हारी इच्छा है बाहर जाने की, तुम हो आओगे बाहर, और ये 100% उस टाइम पर बाहर हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, घूमकर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? हम यहां पर देख रहे हैं, हमने एक चार्ट देखा, हमने एक चार्ट पढ़ना देखा, चार्ट देखा, चार्ट देखा, और चार्ट के बाद हमने देखा कि ये जो प्रॉमिस हमने पढ़े हैं वो प्रॉमिस एग्जीक्यूट कब होंगे, वो प्रॉमिस एग्जीक्यूट कब होंगे। जो आप क्वेश्चंस के जब टाइमिंग्स के आंसर देते हो, तो टाइमिंग, दशा का मतलब क्या है? दशा का मतलब है आपके टाइमिंग्स, क्या आपके टाइमिंग्स चल रहे हैं, किस तरीके से आपकी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है? तो बेसिकली आज मुझे जो जो चीजें मैं सोचकर बैठी थी कि आज आज मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी, वो मैंने बताई हैं आपको। और साथ में कल मैं ये सोचकर बैठी हूं कि आपको रेमेडीज बताऊंगी, रेमेडीज का सेक्शन हम लोग करेंगे। तो उसके पहले आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज, मैंने चैट बॉक्स खोल लिया है। हाँ जी, वो कुमार विभूति जी बताइए अपना क्वेश्चन, वो करिए। सब लोग, जितने लोगों को भी क्वेश्चंस है, प्लीज राइट योर क्वेश्चंस। मैं आपके क्वेश्चन एक एक करके पढ़ती जाऊंगी और उनको रिप्लाई करती जाऊंगी। बेबी का कैसे देखते हैं, मतलब बेबी होगा या नहीं होगा ये कैसे देखते हैं, या बेबी कब होगा? जब 5वें और 11वें घर का कनेक्शन बनता है आपकी महादशा में, अंतरदशा में, तब पता चलता है कि बेबी कब होगा। मतलब 5वां घर और 11वां घर एक्टिव होना चाहिए। और लेकिन देखो 5वां घर और 11वां घर कभी ना कभी तो एक्टिव होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको सबसे पहली चीज दिखाई है, बताई है, वो जरूर देखते हैं कि वहां पर कोई मेलेफिक तो नहीं बैठा हुआ है। अब जैसे केतु बैठा हुआ है वहां पर, तो केतु बैठा हुआ है वहां पर बैठा हुआ केतु क्या करवाएगा? अगर आप उस पर्टिकुलर चीज के पीछे, कुमार विभूति जी मैंने कल भी आपको बताया था, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो की बात हम नहीं करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, आस्क, आप अनम्यूट हुई, अब बोलिए आप।
मालूम है कि उसको नहीं आपने बताया है, लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ जानना है कि किसी घर में है, मान लो किसी के घर में आ रहा है, हाँ, उसको किस तरह से रीड करेंगे? उसको ब्लैंक कर रीड करेंगे या उसको ब्लैंक कैसे? रीड करेंगे आप उसको आपने एक सेकंड, आपने मेरे चार्ट्स देखे जो मैं चार्ट दिखाती हूँ आपको? आपने मेरे हाँ, चार्ट देखे? एक सेकंड दोबारा देखिए। देखिए, दिख रहे हैं आपको इसमें यूरेनस नेपच्यून प्लूटो दिख भी रहे हैं इसमें? नहीं। नहीं देखते, उनको नहीं देखेंगे। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली बात है। आप एक इस तरह का सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो या जो जो भी आप सॉफ्टवेयर ले रहे हो वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर एंड ऑल, तो जब जब हम रीड करते हैं तो उनको नहीं देखते हैं। ठीक है। तो मैम अब जैसे कि अभी हम लोग को रीड करना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे फिर हम लोग? देखिए, अभी तो फिलहाल आपने बहुत बेसिक कोर्स किया है, बहुत बेसिक यस। कोर्स। इनफैक्ट मैं जब अपना पूरा फुल फ्लेज कोर्स कराती हूँ ना, मैं तब भी लोगों को बोलती हूँ जब तक आप प्रोफेशनली कुंडली नहीं देखना शुरू करते ना, वाई टू वेस्ट योर 25,000 to 30,000 इन जस्ट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है। नहीं, हमें कोई फ्री का कुछ है, कोई फाउंडेशन हाँ, जो आपने सिखाया एस्ट्रोसेज, उसको रीड कर? एस्ट्रोसेज है ना, ये फ्री मैम में मैं ये वहाँ सॉफ्टवेयर बढ़िया है, ये वाला जो उसमें, एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर मैडम है ना, ये उसमें बढ़िया है। उसमें तो आ रही है, उसमें तो आ रही है वो रीडिंग। सब में आएगी जो भी फ्री वाला, इनफैक्ट इसमें भी आती है वो। मैंने सेटिंग्स में जाकर इसको ऑफ किया है ओके। जिससे कि मतलब वो इरिटेशन ना हो। वो इसमें भी आता है। वो आप जो भी सॉफ्टवेयर लोगे, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है, ओके। वो सब में आएगा। ओके, ठीक। ठीक है ना। थैंक यू। चलिए जी। उसके बाद और हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, अभी ये आपने अभी 7 डे का ऐसे बेसिक वाला कोर्स किया है यहाँ पर। सिर्फ आपने, आप एक बात बताऊं, अभी आपने सिर्फ ऐसे टच किया है इसको, अभी आपने इसके अंदर हाथ भी नहीं डाला है। अभी सिर्फ बाहर से आपने ऐसे छू के देखा है कि दिखती कैसी है, ये एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, ये इसका लुक एंड फील क्या है, बस। अभी आपने इसके अंदर ऐसे ना, ऐसे अंदर आराम से अंदर हाथ भी नहीं गया आपका कि कैसा है एग्जैक्टली नॉल सब। बहुत बहुत प्रीमियम स्टेज पे इस टाइम पर कोई सॉफ्टवेयर मत खरीदना, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर आपको रीड करके नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए जी। आ, विमशोत्री नाम है इनका। विमशोत्री एक पैटर्न है जिसके हिसाब से हम दशा देखते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इस तरीके से विमशोत्री होती है। एक अंशोत्री दशा होती है, एक कुछ जामिनी दशा भी होती है। तो हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं विमशोत्री दशा। ठीक है। ओके। वरना पांडा जी का मैं आंसर दे रही थी कि बेबी को कैसे देखते हैं। देखो देखो, बेबी को ना हम 5th हाउस से देखते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना सब लोग कि बेबी को देखने से पहले हम ये देखेंगे बेबी का प्रॉमिस है। ठीक है, बेबी का प्रॉमिस है, मतलब बेबी के 5th हाउस में कोई मेलेफिक तो नहीं आकर बैठ गया जिसको प्रॉब्लम देनी है, या कोई मेलेफिक देख तो नहीं रहा जिसको प्रॉब्लम देनी है। कल हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे तो मैं आपका ये वाला टॉपिक लूंगी, जैसे कि कब बेबी होने में प्रॉब्लम आ रही होती है, जब 5th हाउस को कोई मेलेफिक देख रहा होता है या फिर वहां पर कोई मेलेफिक आकर बैठ जाता है, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम कल देखेंगे। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 5th हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे देखेंगे? तो आप ऑब्वियसली बात है दशा देखोगे कि जो आपकी दशा चल रही है उसमें बेबी का प्रॉमिस आ रहा है, मतलब आपने देखा 5th हाउस एकदम परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर आप सिंपली दशा देखकर बता दोगे कि बेबी कब होगा। ठीक है। आम उसके बाद भैरव बजाज, यू टोल्ड मनी कॉम्बिनेशंस, आर देयर एनी गुड कॉम्बिनेशन फॉर फेम एंड पॉलिटिकल सक्सेस टू? बिल्कुल। फेम और पॉलिटिकल सक्सेस के लिए आपका जो सूर्य है ना, अगर सूर्य 10वें भाव से लिंक बना लेता है, सूर्य फेम का कारक है, सूर्य आपको रोशनी देता है, उजाला देता है। अगर वो 10वें भाव को देख रहा है या 10वें भाव में बैठा है, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। और पॉलिटिकल सक्सेस के लिए एक चीज बोलूंगी, पॉलिटिकल सक्सेस के लिए 8वें घर का होना निश्चित है। पॉलिटिकल सक्सेस जब हम किसी भी इंसान को, जब गद्दी मिलती है, जब उसको कितना गद्दी मिलती है, तो गद्दी 8वें घर से मिलती है, क्योंकि गद्दी जितना दूर से देखने में अच्छी लगती है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आती है। तो गद्दी 8वां घर है बेसिकली। राज सिंहासन चौथा, मतलब राज मुकुट चौथा घर है, लेकिन गद्दी 8वां है। ठीक है।
राकेश अनेजा जी कह रहे हैं कि माय एल्डर सन मैरिड फॉर लास्ट 5 years, ही इज नॉट ब्लेस्ड विद बेबी, डन एवरीथिंग, नाउ ही लेफ्ट होप, व्हाट टू डू, यंगर सन मांगलिक। मांगलिक होने का मतलब यंगर सन मांगलिक, अच्छा आपने दो चीजें एक साथ लिखी हैं। देखिए कल मैं यहाँ पर इन सब बातों को डिस्कस करूंगी कि अगर शादी नहीं हो रही है या फिर अगर बच्चा नहीं हो रहा है या फिर हेल्थ खराब है तो एग्जैक्टली क्या रेमेडीज करेंगे। हम कल ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, कल हमारा रेमेडीज का ही सेक्शन चलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। और मैम आप एक लाइन बोल रहे थे, कुंडली बताती है एंड दशा, प्लीज कंप्लीट दैट। ओके फाइन। कुंडली बताती है कि नहीं है, या फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियां है, क्या प्रॉमिस है। और कुंडली बताती है आपको बेसिक चीजें कि हाँ ये चीजें होंगी या नहीं होंगी, या देर से होंगी, या प्रॉब्लम है इनके साथ, या इस वजह से ये नहीं हो रही है। कुंडली आपको ये बताती है। कुंडली ने बताया बच्चा है लेकिन अभी दशा नहीं आ रही, अभी दशा में कहीं पर 5वां घर एक्टिव नहीं है, कहीं 11वां घर एक्टिव नहीं है, बच्चा नहीं होगा। समझ में आया? तो कुंडली बताती है कि नहीं है, प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, नॉल सब। और दशा बताती है कब होगा। दशा बताती है, अब जैसे मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, 8वें घर में राहु बैठा है, 8वें घर में राहु बैठा है, 8वें घर में मंगल बैठा है। मैंने बोला कि एकदम अचानक चोटें लगेंगी, बहुत ज्यादा चोट लगती है और अचानक लगती है, लेकिन कब लगेंगी? जब मंगल और राहु प्ले करेंगे दशा अंतर दशा में, जब मंगल और राहु की दशा अंतर दशा आएगी तब, ठीक है। जब वो कहीं पर भी दशा और अंतर दशा में आते हैं तब वो प्ले करते हैं। और उसके लिए क्या रेमेडी की जाएगी वो भी बताऊंगी, उसके लिए क्या रेमेडी की जाती है वो भी बताऊंगी, ठीक है ना। मैम फर्स्ट हाउस में 6 प्लैनेट एक साथ हो तो कैसे रिलेट करेंगे? बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड है बहुत ज्यादा हर चीज के लिए और बहुत कंफ्यूज्ड है। फर्स्ट हाउस में जितने प्लैनेट आ जाते हैं वो सेल्फ ऑब्सेशन दे देते हैं और कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी दे देते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आज हम लोग ये कहेंगे कि हमने प्लैनेट्स, राशि, घर, बेसिक ऊपरी तौर पर कैसे देखोगे, दशा को कैसे देखोगे एक बार, वो उसका थोड़ा सा ज्ञान लिया है। थोड़ा इसलिए बोलूंगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है 6 दिन में हम पूरा ज्ञान, तो वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज का नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास में जो मेरा पर्पस था कि लोग अपनी छोटी मोटी रेमेडीज अपने आप से प्लान कर पाए बिना किसी परेशानी के, वो पूरा करेंगे।